21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान युद्ध भूमि में तब्दील हो चुका था और इस जंग में बाजी मारी थी काबुल के राजा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। इसी मुगल साम्राज्य के कारण भारत को कई भयानक अकाल, औरंगजेब जैसा क्रूर शासक और अंग्रेजों की गुलामी का शिकार होना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर मुगल कभी भारत आते ही नहीं, और आज का हिंदुस्तान कैसा होता? क्या कभी अंग्रेज हम पर कब्जा भी कर पाते, और क्या आज हम एक नए स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत में रह रहे होते? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब, और साथ ही ये भी कि क्या होता अगर मुगल कभी भारत आए ही नहीं होते। वैसे तो हमारे देश पर मुगल साम्राज्य के अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव पड़े। मुगल तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। प्रारंभ में भी वे अपने पूर्वजों की तरह भारत में लूट मचाने के लिए आए थे, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगल हिंदुस्तान में इतने रम गए कि वे इसे अपना ही देश मानने लगे, जिस कारण उन्होंने अपना सारा ध्यान देश को एकीकृत करने में लगाया और उसकी सीमाओं को सुरक्षित किया। जिस समय मुगलों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, उस समय हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के राजा अपनी प्रजा को तो खूब ऐशो आराम से रखते थे, लेकिन आपस में इनके मतभेद जग जाहिर थे और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने। सत्ता हाथ में आते ही मुगलों ने भारत को एक सूत्र में बांधने का निश्चय किया, ताकि उनकी ताकत और धन में इजाफा हो और कोई भी बाहरी हुकूमत उनके लिए खतरा नहीं बने। लेकिन एकीकृत हिंदुस्तान के लिए भारतीयों को बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि सभी रियासतों पर मुगलों ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, जिनमें अनगिनत भारतीय लोगों की जान गई और कई लोग बेघर हो गए और कईयों को तो गुलाम बनकर रहना पड़ा। मुगलों का खौफ इस कदर बढ़ गया कि कई रियासतों ने तो बिना युद्ध किए ही अपने आप को मुगलों के अधीन कर लिया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अगर बात करें भारत की आर्थिक स्थिति की, तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली राज्य माना जाता था। विश्व का 1/4 धन भारत में था। हालांकि भारत 10वीं सदी से पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन इसकी विकास दर बहुत कम थी। ये विकास दर मुगल शासन काल में 20.9% से आगे बढ़ी। मुगलों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई सड़कें, जहाज और बंदरगाह बनाए, लेकिन मुगल सल्तनत के अमीर होने का सबसे प्रमुख कारण था जनता से वसूला जाने वाला कर। मुगल शासन में जनता पर कई प्रकार के कर लगते थे, जैसे किसानों के लिए कृषि कर, पानी कर और यहाँ तक कि धर्म के आधार पर लगने वाला जजिया कर। ज्यादातर मुगल शासकों ने जजिया कर को लागू रखा, लेकिन अकबर ने जजिया को खत्म कर दिया। उसकी इसी धर्मनिरपेक्षता के कारण वो लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन अकबर के इतर उसके आने वाली पीढ़ियों में कई ऐसे कट्टर इस्लामी शासक भी थे, जो लोगों से मजबूरन धर्म परिवर्तन करवाते और इसके लिए उन्हें अनेक प्रकार के लालच देते थे। ऐसे ही शासकों के कारण आज देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच मनमुटाव की दीवार खड़ी हो गई। मुगलों से पहले भी भारत में मुस्लिम रहते थे, लेकिन इनकी क्रूरता और बर्बरता ने मुस्लिमों की छवि को इतना मलिन कर दिया कि इसे आज तक साफ नहीं किया जा सका। मुगलों ने भारत में टैक्स की दरें तो बढ़ाई ही, लेकिन उनका इस्तेमाल भी उन्होंने भारत में ही किया। मुगलों ने हिंदुस्तान को लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, 15 एकड़ में फैला फतेहपुर सीकरी और प्यार का प्रतीक यानी दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल दिया। मुगलों ने भारत में जो लूट खसोट की थी, उसका ज्यादातर उपयोग उन्होंने इमारतों को बनाने में किया, जिससे आज भारत को धन कमाने के नए साधन मिले। जैसे ताजमहल से सालाना 20 करोड़ रुपए, कुतुब मीनार से 10 करोड़, लाल किला और हुमायूं के मकबरे से हर साल 6-6 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आते हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान को फारसी कला से भी परिचित करवाया। इसके अलावा मुगलों ने हिंदुस्तान को कई नए हथियारों से भी परिचित करवाया। मुगलों ने ही भारत में तोपों और बंदूकों का प्रचलन शुरू किया। मुगलों के समय हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश था। यहाँ से हथियार दुनिया के हर कोने में निर्यात किए जाते थे, जिससे भी देश को अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसके अलावा मुगलों ने देसी उत्पादन को भी बढ़ावा दिया। उस समय हिंदुस्तान सूती कपड़े, मसाले, ऊनी व रेशमी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक होता था। लेकिन इन्हीं व्यापारियों की शक्ल में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में भारत आई। इतिहासकार कहते हैं कि अगर मुगल मौका नहीं देते तो शायद अंग्रेज भारत पर राज नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुगलों से पहले भी देश कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों पर कब्जा करना बहुत आसान था। हालांकि मुगलों की जगह अगर कोई भारतीय शासक राजा होता तो स्थिति दूसरी होती। दरअसल भारत की जिस धन दौलत की हम बात करते हैं, उसे मुगलों ने नहीं, वास्तव में अंग्रेजों ने लूटा था। 1765 से 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा, जो आज की तारीख में 45 ट्रिलियन डॉलर है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज अमेरिका जैसा विश्व का सबसे धनी देश, उसकी भी जीडीपी 20.9 ट्रिलियन डॉलर ही है। सन 1700 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की 24% थी,
जो 1952 में घटकर सिर्फ 3.8% रह गई। एक तरफ मुगलों ने हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत किया और उसको एकीकृत किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ की संस्कृति में भी बड़े बदलाव किए। मुगलों से पूर्व हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू संस्कृति का बोलबाला था। एक तरफ अकबर जैसे शासक ने हिंदुस्तान में सती प्रथा का विरोध किया, विधवाओं का दूसरा विवाह करवाया और धर्म के नाम पर जजिया कर को माफ किया। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब और शाहजहां जैसे राजा भी हुए। 16वीं सदी में हिंदुस्तान में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 74 लाख लोग मारे गए और शाहजहां ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। अगर ये पैसे आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो आपको बता दें कि ये रकम शाहजहां की बेगम मुमताज महल के सालाना खर्च का 10% भी नहीं थी। वहीं बात करें अगर औरंगजेब की, तो उसके स्वर तो हमेशा से ही हिंदुओं के विरोधी थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि साउथ इंडिया की तरह नॉर्थ इंडिया में भी बड़े बड़े और भव्य मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वो आज इसलिए नहीं है क्योंकि औरंगजेब जैसे क्रूर और कट्टर शासक ने उनके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। हजारों मंदिर और लाखों हिंदुओं का नामो निशान उसने मिटा दिया। मुगलों के शासन में हमें कई अच्छे और बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन मुगलों का शासन अच्छा था या बुरा, इसका फैसला आप कीजिए। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।